इंटरेस्टेड मतलब कि प्रश्न है ये, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बगैर किसी की राजनीति चल सकती थी? मतलब जो इस नालायक समाज को लायक बनाने का काम। तो वो जब कह रहे हैं कि इस नालायक समाज को लायक बनाने का काम कर रहा हूं, तो समझ के देखा कि हमारी कौम में नालायकी क्या है, तो देखा, निवृत्त हुए। और ये पहला महापुरुष ऐसा है कि वो महापुरुष इस दुनिया से जब परिनिर्मित हुआ, तो आज वही समाज जिसको राज मांगना था वो आज नाज मांगता है, जिसको शासन मांगना था वो आज राशन मांगता है। ये पैदा नहीं होती, महिला एक ठीक सी सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है। देखिए, मैं तो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और बुद्ध का अनुयायी हूँ, तो मेरी तो दोनों चीजों से अगर जो दृष्टि है वो सम्यक है। भाई मेरी नजर में महिला नहीं है, होता है जिस पर वो किसी की नजर नहीं पड़नी होती, और तब वो पता चलता है कि वो मतलब उसे दुपट्टा कहाँ रखना है, उसे कैसे रहना है, ये उसको समझ में आता है। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ संतोष जी, वो छुअन अगर पुरुष को भी होगी तो उसकी भी रूह में सरहन पैदा हो जाएगी। सोचिए, उस बच्ची पे, बिल्कुल अबोध बच्ची है, अभी अभी वो इस समाज में आई है। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। और इस वक्त स्टूडियो में हैं एक खास मेहमान, डॉक्टर हेमंत पुष्कर जी हैं। वही डॉक्टर हेमंत पुष्कर जी जो कोरोना काल से काफ़ी विख्यात इनका नाम रहा है और हमेशा वो सुर्खियों में बने रहे हैं, पेपर के माध्यम से, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे टेलीविज़न हो, या और भी अन्य ऐसा सोशल मीडिया रहा जहाँ पर डॉक्टर हेमंत पुष्कर का नाम ना हो। क्यों? क्योंकि उस समय, उस महामारी काल में इन्होंने बहुत बड़ी योजनाएं बनाई थी और वो घर घर तक मतलब कि उस योजना को पहुंचाते थे और काफ़ी सुख दुख में काम आने वाले डॉक्टर हेमंत जी हैं। आपका स्वागत है आवाज़ भारत में। सर, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? पहले आप बताइए अपने छोटे से परिचय के साथ में। हालांकि एक जो परिचय अगर मैं देने लग जाऊँ तो बहुत बड़ा परिचय है आपका, मगर शॉर्ट टाइम में। जी संतोष जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपने जो कहा कि परिचय के लिए, तो परिचय ये बहुत जो जरूरी चीज़ होती है वो ये है कि मैं आपको संबोधन से बुला सकूं। तो मैं डॉक्टर हेमंत पुष्कर हूं और जो भी मैंने काम किए वो मैंने अपने महापुरुषों से सीखा। जैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कोरोना जब आया तो उससे 100 साल पीछे की तरफ जाएंगे तो एक महामारी और आई थी जिसे हम कहेंगे प्लेग। और उस प्लेग में हमारे कुल की बड़ी माँ माता सावित्रीबाई फुले ने जी तोड़ काम किया और यहाँ तक कि अपने कंधे पे जब पेशेंट को ढोया और उससे वो प्लेग से ग्रसित हुई और प्लेग से ग्रसित होने की वजह से उनकी जान भी चली और वो परिनिर्वित हो गई। तो जब मैंने इतिहास अपनी कुल की बड़ी माँ का देखा तो जाहिरी तौर पे ये था कि मैंने जो कहते हैं ना कि जैसे महापुरुषों ने कहा है कि जो अपना इतिहास नहीं जानते तो अपना इतिहास नहीं बना सकते, तो मैंने अपना ऐसे बड़े कुल के बड़े लोगों का इतिहास देखा और उस इतिहास को देख करके मैंने वो काम करना स्वीकार किया जो मेरे कुल के बड़े लोगों ने किया। मैंने कोई खास विशेष काम नहीं किया, जो जिस काम के लिए मुझे महापुरुषों ने तैयार किया मैंने वही काम किया। आप गली गली में जाते थे, उस समय शासन प्रशासन का काफ़ी पहरा था। उस समय यूँ कहें तो काफ़ी कड़ा, मतलब कि मुस्तैद होकर के जो प्रशासन हर गली चौराहे नुक्कड़ पे पुलिस लगी रहती थी, उनके बावजूद भी आप ये काम करते थे। प्रशासन का बड़ा एक संयोग रहा। और सच बताएं, उस वक्त सारे लोग एक ही, जैसे आप पत्रकार थे, पुलिस में थे और सारे लोग, अब जैसे कुछ लोगों का जो होती है मन में उबन सी हो जाती है, जो लोग घर में रह रहे थे वो बाहर की दुनिया कैसे देखें। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा उस वक्त जैसे आप जैसे पत्रकारों को, उस वक्त आप जो पुलिसकर्मी थे और भी जो सोसाइटी के जो तमाम लोग काम कर रहे थे उन सबको मैं धन्यवाद दूंगा। वो इस वजह से क्योंकि अब जब अंदर में उबन महसूस कर रहा हूँ, मुझे बाहर का कुछ पता ही नहीं चल रहा। आप लोग जान पे खेल करके उन्हें वो दृश्यों के माध्यम से उन्हें अपनी जुबानी वो जो बता रहे हैं, तो कम से कम लोग, मतलब जैसे कहें कि एक तरीके से लोग जो परेशान हो जा रहे थे और परेशान होकर अवसाद जैसी स्थिति में न पहुंचे, तो आप जैसे लोगों का तमाम, भले ही आपने दवाइयां नहीं दी लेकिन आपने समाज में हो क्या रहा है उसका एक सही चित्रण
लोगों तक कैमरे के माध्यम से, आपने मोबाइल के माध्यम से जो पहुंचाया, निश्चित तौर पे उससे भी लोग अवसाद से बचे, और अवसाद से बचे रहने का ये मजबूत पक्ष ये रहा कि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम, जो इसका बहुत जरूरी आवश्यक तत्व था, वो बनी रही और वो इस महामारी से बच पाए। इस बीमारी में कुछ ऐसे गौर देने वाली जो चीजें होती थी कि लोगों को मतलब कि नॉर्मली मतलब कि खांसी जुकाम हो जाना जो आम दिनों में भी हो जाता था, मगर उन दिनों में ये सब चीजें उस पीरियड में, उस काल में अगर ये सब हो जाती थी तो उसको भी लेकर के काफी मतलब कि अपने आप को वो समझते थे कि यार ये क्या हो गया, बहुत बड़ा मतलब कि रोग समझते थे इस चीज को। देखिए, वो उनका नहीं होता है। एक्चुअली क्या है कि अगर हमें पता चले कि सरहद पर युद्ध छिड़ा है, हाँ। तो नॉर्मल दिवाली का पटाखा भी लोगों में दहशत पैदा कर सकता है। और वो उस वक्त के माहौल का मामला था, चाहे वो डॉक्टर सही, चाहे कोई सही, प्रत्येक आदमी एक भय के माहौल में था। लेकिन हम तब भी, जो उस वक्त की मौजूदा सरकारें नहीं, उस वक्त के मौजूदा अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी, आप जैसे पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया और हम इस समस्या से उबर पाए और देश एक साथ में, देश हित में लोग खड़े हुए और बढ़िया। तो आपके पास ऐसे क्या क्या मतलब कि चीजें हुआ करती थी जब आप निकलते थे घर से बाहर? देखिए, सबसे पहले तो ये है, क्या मतलब कि किट बना रखी थी? मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये था कि हम ऐसा मानते थे, जैसे मैं जिस एनजीओ से जुड़ा हूँ, जिस संस्था का मैं पदाधिकारी हूँ, पुष्पकिरण ह्यूमन हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी का मैं, एक बार हमारे दर्शकों को दोबारा बताइए। मैं पुष्पकिरण ह्यूमन हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी का मैं प्रोविंशियल सेक्रेटरी हूँ, और जिसके थ्रू, जिसकी टैगलाइन है गुड एडवाइस इज ग्रेट मेडिसिन, बर्ड्स गिव्स ए गुड टाइम। और ये इस वजह से कह पाए क्योंकि आपको बताऊं कि इसको एक संस्कृत में एक श्लोक पढ़ा जाए कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणा में आतुरस्य विकार प्रत्यम से, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हो और फिर भी कोई रोगी विकारग्रस्त हो तो उसके विकार का प्रशमन करना ही एक श्रेष्ठ डॉक्टर का धर्म है। तो अगर मान लीजिए, मैं जब भी कोई आदमी परेशान है तो गुड एडवाइस इज ग्रेट मेडिसिन, बर्ड्स गिव्स ए गुड टाइम, अच्छी सलाह ही महान औषधि है, बस वो ठीक समय पे दी जाए। अगर मान लीजिए कोई बच्चा लूज मोशन में है और हम उसे कह रहे हैं कि भाई ORS लेके वो ठीक हो जाएगा, जिससे बॉडी डिहाइड्रेट होने से बच जाएगा। लेकिन होता क्या है कि डिहाइड्रेट होने से बॉडी बचे, उसके लिए वो ORS बनाना भी नहीं जान रहे हैं, और वो चम्मच से घोल करके अगर ORS पी रहे हैं तो वो और खतरनाक स्थिति में जा रहे हैं, क्योंकि वो एक साल्ट होता है, जो एक मैकेनिज्म रिवर्स ऑस्मोसिस रिएक्शन जो होती है, तो इंटरसेल्युलर फ्लूइड जो होता है वो और ज्यादा मतलब डिस्ट्रॉय होगा, और उससे क्या होगा कि आदमी और ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएगा। तो बेहतर यह है कि अगर हम जो ORS की मानक मात्राएं हैं उससे बना करके अगर हम उससे पी रहे हैं, तो सिर्फ इतनी सी जानकारी में हमारे वॉलेंटियर्स तमाम लोग जा करके दे रहे थे। ये तो हमारी जानकारी का स्तर था। दूसरा, आप ये जानते भी हैं कि उस दौर में दवाई उस वक्त नहीं खोजी गई थी कोरोना की, तो जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में तमाम डॉक्टर्स थे और भी थे। हमारा ये था कि लोगों के सुख दुख में जाकर हाथ सब काम, मतलब हिम्मत बढ़ाना और प्रिवेंशन जो किट थी, जैसे मास्क है, हेड किट हैं, और भी सैनिटाइजर है, और भी तमाम चीजें, किस तरीके से आप बचे रह सकते हैं, सारी चीजें बताते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। मतलब लोगों में एक तरह से एक साहस, अवेयरनेस और साहस भरने का काम करते हैं। उस समय हर एक व्यक्ति जो स्ट्रॉन्ग, जो अपने आप को पहले पहलवान समझता था, उस समय भी अपने आप को कमजोर समझने, वो दौर था। उस दौर में जैसे भी वो हम करते। अच्छा, आप तो इस लाइन से है, डॉक्टर की लाइन में, मगर आपको एक सोशल मूवमेंट में भी, मतलब एक सामाजिक, एक अच्छा वक्ता के रूप में भी आपको जाना जाता है, उसकी क्या खासियत है? थोड़ा सा एक्चुअली क्या है कि देखिए, मैं जैसा भाषण मैंने आगरा में सुना है, जी, और ये मथुरा में सुना है, जी, धन्यवाद। वो एक्चुअली क्या है कि जैसे लोगों की चिकित्सा करने के लिए तमाम डॉक्टर हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि समाज में और भी बीमारियां हैं, तो उनका भी, जैसे कि समाज में मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे शराब है, शराब एक समाज की बहुत बड़ी बीमारी है, दहेज, तमाम तरीके की कुप्रथाएं हैं, वो तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो कि समाज में बैठ करके, चूंकि मैं डॉक्टर होने के साथ साथ मैं दोनों हिंदियों से ग्रेजुएट भी हूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है सोशियोलॉजी से, और सोशियोलॉजी से जब पोस्ट ग्रेजुएट हुआ तो डॉक्टर होने के साथ साथ एक सामाजिक डॉक्टर बना मैं समझ पाया कि समाज में ये चीजें होती है, समाज के स्ट्रक्चर को समझ पाया।
फिर चूंकि मेरी जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, उसको भी मैंने मास्टरी की, और ये सब करने के बाद में चीज़ों को ठीक तरीके से समझा और समझ के इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाए इसके लिए काम किया। और जैसा आपने कहा कि मैं एक वक्ता की हैसियत से भी मुझे बुलाया जाता है, तो अगर मान लीजिए सोशल स्ट्रक्चर कैसे बनना है, समाज में इन कुप्रथाओं को कैसे मतलब इनका अस्त किया जा सकता है, अगर मेरी ज़रूरतें कहीं भी होती हैं तो मैं ज़रूर जाता हूँ, क्या दिक्कत है। नहीं, सोशल उसमें आपने किया है, मगर आपने भी ये ऑब्जर्व किया है कि उस सोशल मूवमेंट में या उस सामाजिक स्तर पे जितने भी लोग हैं ना, उस सबसे निचला स्तर किसका है? देखिए, सबसे निचला स्तर आप सब जानते ही हैं कि एक तो जैसे महिलाएं हैं, ठीक है, अगर हम महिलाओं को देखें और उसमें भी कम्युनिटी की बात करें, दलित महिलाएं हैं, उनका स्तर देखें तो वो निचले स्तर का चला जाता है। लेकिन मेन बात पता है क्या है, जैसा डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि गुलाम को गुलामी का एहसास कराओ, विद्रोह वो खुद करेगा। और जब हम ये बात मानते हैं कि उसे पता ही नहीं है कि ये मेरा जो मतलब जगह है वो मेरी गुलामी की जगह है, तो फिर बड़ा मतलब एक तरीके से मुश्किल सा हो जाता है। जैसे आज भी अगर महिलाओं की स्थिति अगर देखी जाए तो उसमें जैसे हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ है, वो सब, मैं हेल्थ सेक्टर में चूंकि हूँ तो हेल्थ में बहुत सारी मतलब तमाम महिलाएं हैं, वो अपने हेल्थ के प्रति अवेयर भी नहीं हो पाती हैं, तो वो अवेयरनेस हमारी टीम लगातार जगह जगह करती है। तो ये सब चीज़ें उभरें, और उभरने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जब मैं पढ़ गया और मैं एजुकेट हुआ तो कम से कम मेरे जहन से वो जो एक मतलब एक जो जातिगत जो आइडेंटिफिकेशन है वो मेरे जहन से चली जाए। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि भाई हम जातियों से दूर हैं या कैसे भी, अगर मान लीजिए हम एक सैलेड बाउल हैं, सैलेड बाउल जिसमें तमाम तरीके की फ्रूट रखे हुए हैं, तो उसमें से अच्छे अच्छे फ्रूट के टुकड़े आप पहले खाएंगे, उसके बाद में वही प्याज और मूली बचेगी। अगर हम शेक बाउल हैं, जैसे वो फल के बाउल को लेकर के शेक कर देगा, तो उसमें से अगर एक चम्मच लिया जाएगा तो वो सारे फ्रूट आएंगे। तो बेहतर ये कि जातिगत जो स्ट्रक्चर है अगर शेक बाउल में अगर डिसॉल्व होता है तो ठीक है। और इसके तमाम टूल हैं, कुछ लोग कहते भी हैं कि रोटी बेटी का संबंध हो, कुछ लोग और भी ये कहते हैं, लेकिन हाँ ये कि ये टूल हो सकते हैं लेकिन टूल बॉक्स नहीं। और टूल बॉक्स एक मुकम्मल बात यह है कि जब लोग इस बात को सोचें। अब एक बात बताइए, जैसा मैं ये बात कहूँ कि मान लीजिए मैं अपने 3 भाई हैं, हम 4 भाई हैं, सॉरी 4 भाई में सबसे बड़े भाई हैं, उसके बाद छोटे भाई हैं, उसके बाद मैं हूँ और उसके बाद एक और है। तो अब अगर मान लीजिए ये सब चीजें ये अगर मेरा भाई इस व्यवस्था को ऐसे करना चाहें, लेकिन दिक्कत बताए कहाँ होगी, दिक्कत ये होगी कि उन्हें किसी ना किसी आदमी को, नीचे वाले को फायदा होता है, इस वजह से वो चीजें चल रही हैं। अगर मान लीजिए हम एक झटके में चीजें खत्म कर सकते हैं अगर चाहें तो। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए एक जाटव की बारात अगर किसी वाल्मीकि के घर जाएगी, वाल्मीकि की बारात अगर किसी धोबी के घर जाएगी, धोबी की बारात किसी यादव के घर जाएगी, मुझे बताइए कौन बारात में पीटेगा? तो ये सारी चीजें मतलब होनी चाहिए। और इसके लिए देखिए एक लंबा वक्त लगता है। मैं फिर कहूंगा इस बात के लिए कि ये सतत होने वाली प्रोसेस है, ये एक बार में नहीं होगी, ये धीरे धीरे होगी। और धीरे धीरे होने का मतलब ये है कि हम इस वक्त जिस पीढ़ी में हैं उस पीढ़ी का काम हम मुकम्मल करें। अगर मान लीजिए मेरा काम, मैं डॉक्टर हूं, तो मेरा काम मुकम्मल ये रहे कि मैं किस तरीके से और मतलब ये काम कर सकता हूं अपनी जगह पे बैठ करके, वो मुझे काम अपने ईमानदारी से करने चाहिए, तो निश्चित तौर पर समाज में बदलाव आएगा। लेकिन अगर बात यही होती है कि लोग पता है क्या सोच रहे होते हैं कि ये आदमी क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हो, तो दिक्कतें क्या है कि जब हम दूसरे की सोच में घुसने की कोशिश करते हैं तो हम जो सोच रहे होते हैं वो हम सोच नहीं पाते। एक प्रश्न है मेरे मन में अभी आ रहा था कि ब्रांड की हम बात करते हैं, सबसे बड़े ब्रांड की, तो ब्रांड और कंपनी और उद्योग है ना, तो हम मतलब मन में चित्र अपने आप आ जाता है, अंबानी है और ये है, बिल ग्रेट है और कौन कौन से मतलब कि है ना वो आ जाते हैं। मगर कभी मतलब कि ये सोचा है कि अगर बाबा साहब का अगर हम नाम लेते हैं, कितना मतलब कि उनके नाम का ही ब्रांड है ना, पूरे विश्व में ब्रांड, अगर उनकी बात करें तो नंबर 1 पे वही आ जाते हैं। देखिए ये आपने बिल्कुल शानदार बात कही। मुझे पता है बड़ा
आश्चर्यचकित होता हूँ कि जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आपके नाम, अगर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए आदि दहली आपकी है, तो आपका मनोबल कितना होना चाहिए? बहुत ज्यादा बड़ा मनोबल होना चाहिए। लेकिन लोग इस बात को महसूस नहीं कर पाते हैं। देखिए, जिस महापुरुष ने भारतीय संविधान लिखा वो मेरे बड़े हैं, ठीक है, वो मेरे मतलब एक तरीके से महापुरुष हैं। और अगर सरकार कैसे चलनी है, किस हिसाब से चलनी है, कौन सा कार्यकाल कितना होगा, ये सब कलम से लिखा गया है, महापुरुष की कलम से। और मैं अगर ये कहूं कि मैं उनका बेटे बेटी हूं, तो मेरे कम से कम सब चीजें तो ठीक लगेंगी बाबा साहब के बेटे बेटी को चेहरे पे, लेकिन मायूसी थी। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आप देखते हैं कोट पहने हुए, तो आप कोट पहने हुए जिस डॉक्टर अम्बेडकर को देखते हैं तो चमड़ी के ऊपर क्या पहन रखा है ये दुनिया को दिखाई देता है, लेकिन चमड़ी के भीतर उनका पेट खाली है, किसी को नहीं दिखाई देता। ठीक उसी तरीके से अगर मैं भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बेटा हूं, तो आपको बता रहा हूं कि मैंने अभी तक, इस वक्त का माहौल है, अभी तक मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं चमड़ी के ऊपर शानदार पहनूंगा। ये जरूरी है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें ये जो मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी दी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उस महापुरुष की बात करें तो मैं तो बस दो बात में कहना खत्म कर सकता हूं कि इस मुर्दा राजनीति में और इस मुर्दा सामाजिकता में अगर जिंदा नेता कोई है तो डॉक्टर अम्बेडकर है। मेरा सवाल मतलब पूछने का कारण ये था कि हम ब्रांड की जब भी मतलब कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं तो उसमें ब्रांड की सबसे ज्यादा मतलब बातें होती हैं कि तो ये हम ये हैं, हम इस कौम के, हम उस कौम के, हमारा लेवल ये है, हमारा लेवल ये है। मगर उन लोगों को ये नहीं पता कि सबसे बड़ा जो है लेवल अम्बेडकरवाद का है, बाबा साहब के नाम का है। अगर ब्रांड की बात करें तो सबसे अगर नंबर 1 पे कोई कंपनी है ब्रांड की, वो बाबा साहब। देखिए, इस देश में राजनीति सबसे मतलब ज्यादा ताकतवर इंटरेस्टेड मतलब प्रश्न है ये, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बगैर किसी की राजनीति चल सकती है? किसी सूरत में नहीं चल सकती। और वो सिर्फ और सिर्फ उसके मानने वालों ने ये उसे क्यों जो नाम भी नहीं लेते थे वो भी नाम ले रहे। बिल्कुल, ये इसमें जो है वो दो चीज हैं। एक तो ये कि उस महापुरुष ने जो किया वो ईमानदारी से टूट करके और बिखर करके किया। देखिए, एक दौर था जब बाबा साहब भी काम कर रहे थे, एक दौर था जिस वक्त एक नेता जिन्हें गांधी कहते हैं वो भी काम कर रहे थे, वो भी दलितों के नेता बनना चाह रहे थे, वो दलितों के नेता भी बनना चाह रहे थे और सो कॉल्ड आगे अपने कम्युनिटी के नेतृत्व भी कर रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने टूट कर किया, बिखर कर किया और अपनी कौम के लिए, ठीक है। तो आज उनकी कौम जो है, उनका नाखून मतलब उनकी प्रतिमा का नाखून में नहीं छिलने देती। उनका नाखून अगर छिल गया तो हजारों गैलन खून नालियों में बह जाता है। वो प्रश्न उठाते हैं कि बाबा साहब ने देश की आजादी में कितना मतलब भूमिका उन्होंने वो किया है। एक बात बताइए, देश की अंग्रेजों के खिलाफ कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है बाबा साहब डॉक्टर। देखिए, छोटा सोचना, आप ये समझिए हम कितना छोटा सोच रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे कहूं कि साहब मुझे ये मोबाइल दिलवा दीजिए, तो ये एक मोबाइल नहीं है। और मैं अगर आप ये से कहूं कि एक पूरा शोरूम लेते हैं और उस शोरूम में मोबाइल भी होगा, तो क्या बुराई है? बेस्ट, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आजादी के आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो शायद हो सकता है कि कोई न पढ़े। देखिए, किसी की अज्ञानता के तो मैं पीछे नहीं पड़ा हूँ। अगर आपको मेरा नाम नहीं पता और आप मुझे एक मतलब तू तय कुछ भी कहते रहे तो ये आपकी अज्ञानता का सूचक है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा नाम है, विधिवत नाम है, मेरे माता पिता ने मुकम्मल नाम मुझे दिया है, तो अगर मान लीजिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को किसी ने ठीक से पढ़ा नहीं है कि उनकी आजादी में कितना योगदान था, तो इसमें मैं तो कोई भागीदारी मतलब मैं तो कोई उनकी कमी पूरी नहीं कर सकता। उनको पढ़ना चाहिए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस मुकम्मल आजादी के लिए बात की थी और उस आजादी में उस जो भारत का संविधान था, उस भारत के संविधान में उन्होंने ये कहा कि संपूर्ण आजादी मतलब ये था कि ये देश तो आजाद हो ही सो हो, लेकिन उसके बावजूद इन दलितों की भी स्थिति बेहतर स्थिति हो और इस पिछड़े ओबीसी इन सब की भी बेहतर स्थिति हो। और इस देश में आप देखते हैं आजादी के 70-75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भारत का संविधान इस तरीके से थोड़ा सा मतलब हो रहा है, गलत रहा है, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। बिल्कुल मुकम्मल बाबा साहब ने एक संविधान लिखा है और आज भी वो मतलब पूरी तरीके से मुकम्मल काम कर रहा है। आज तक तो कोई किसी ने कमी तो निकाली नहीं है। अगर जो
जो निकालने की कोशिश करेगा वो भी जवाब नहीं दे पा रहा है कि मतलब क्या होना चाहिए उसमें। थोड़ी सी एक चीज है संतोष जी। एक्चुअली होता क्या है कि एक चीज समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक बात से शुरू करेंगे कि बाबा साहब के बाद में मान्यवर साहब काशीराम उनका नाम आता है। हाँ। ठीक है, वो हमारे मतलब रहबर होते हैं। तो वो कह रहे हैं समाज से कि मैं इस मतलब जो इस नालायक समाज को लायक बनाने का काम। तो वो जब कह रहे हैं कि इस नालायक समाज को लायक बनाने का काम कर रहा हूं, तो समझ के देखा कि हमारी कौम में नालायकी क्या है। तो देखा कि हमसे अच्छे झाड़ू किसी ने नहीं लगाई, हमसे अच्छे कपड़े किसी ने नहीं धोए, हमसे अच्छा दूध किसी ने नहीं, हमसे अच्छी भेड़ें किसी ने नहीं, जूता किसी ने नहीं बनाया, तो हम नालायक किसमें? तो देखा हम लोग शासन सत्ता चलाने में नालायक हैं, हम पैसा घुमाने में नालायक हैं, एक क्षेत्र में दो क्षेत्र हम पैसा घुमाने में नालायक। तो उस महापुरुष ने क्या काम किया कि एक पुस्तक पढ़ी। इस पुस्तक का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का विनाश। तो एक तो जब वो पुस्तक पढ़ी तो आम जनमानस में उस पुस्तक को ऐसे बिठा दिया गया कि जो मुट्ठी भर नाज बीनता था समाज, जो मुट्ठी भर नाज मांगता था, उस मुट्ठी भर नाज मांगने वाले समाज को उन्होंने राज मांगने वाला समाज बना। जो झोली फैकला करके राशन मांगता था समाज, उसको शासन मंगवा दिया। ये मान्यवर साहब काशीराम, ये रहबर का काम रहा। और मैं इस बात को इस वजह से कह रहा हूं कि तब हम शासन सत्ता चलाने वाले हुए। अब एक बात समझिए कि अगर आपके पास में एक मोटर बाइक है, तो मोटर बाइक चलाएंगे आप, लेकिन उसकी मरम्मत, उसकी सुरक्षा, उसकी देखभाल कौन करेगा? मैकेनिक करेगा। तो काम करने वाला करेगा, उसकी साफ सफाई भी काम करने वाला करेगा। तो मान्यवर साहब काशीराम से पहले हम संविधान की रक्षा कर रहे थे। मेरे शब्द को जरा ध्यान से सुनिए, हम संविधान की रक्षा कर रहे थे मान्यवर साहब काशीराम से आने से पहले। लेकिन धन्य है साहब काशीराम, वो आए, उन्होंने 4 बार इस प्रदेश को सीएम दिया और हम संविधान चलाने वालों में बने। मैं संविधान बचाने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संविधान चलाने वालों में। लेकिन आज मान्यवर साहब काशीराम इस दुनिया से परनिवृत्त हुए और ये पहला महापुरुष ऐसा है कि वो महापुरुष इस दुनिया से जब परनिवृत्त हुआ तो आज वही समाज जिसको राज मांगना था वो आज नाज मांगता है, जिसको शासन मांगना था वो आज राशन मांगता है, और जिसको संविधान चलाना था उसको तथाकथित पार्टियां लेकर के कह रही हैं कि संविधान बचाने की होड़ में। असली संविधान अभी बचाने के उसमें होड़ में है, ये नहीं कि संविधान को चलाया जाए, चलाने की होड़ में, चलाने के होड़ में। हमारा असली काम संविधान चलाना है। बचाए तो हम तब से रहे हैं भाई, और बचाए कौन फिर रहा है? हम ही तो बचाए फिर रहे हैं, तो चलाएंगे कब? एक सवाल और निकल के आता है कि इतना बड़ा, इतने तबके का ये कौम है और उसका कहीं केंद्र में कहीं नामो निशान नहीं है और संघर्ष जारी है। ये कहेंगे संघर्ष जारी है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। मगर हम देख रहे हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ है बस है ना, दो लोगों की सत्ता मतलब केंद्र में स्थापित रही है, बाकी तीसरे का कोई काबिज नहीं है। वही लोग संविधान को मतलब चलाने की बात करते हैं या संविधान को मतलब बचाने की बात करते हैं, और एक लोग संविधान को दूसरे के ऊपर एलिगेशन को एक खत्म करने के लिए आए हैं। तो ये क्या मतलब ये भ्रांति लोगों में फैला रही है या मतलब कुछ हकीकत जो चीजें हैं? एक्चुअली क्या है कि संतोष जी, एजिटेशन ठीक से नहीं बन पाता है। एजिटेशन का मतलब कि जैसे अगर हम गौर से देखें, मान्यवर साहब काशीराम जिस वक्त अपनी यात्रा लेके निकल रहे हैं तो उनका एजिटेशन था कांग्रेस, ठीक है, और कांग्रेस के प्रति एजिटेशन रखते हुए उन्होंने मतलब काम किया और इस देश में सत्ता स्थापित। आज जो नए नए संगठन बन रहे हैं उनका एजिटेशन कांग्रेस या मतलब जिस व्यवस्था से होना चाहिए उससे नहीं है, उनका एजिटेशन पूरा का पूरा बसपा से बन गया या मान्यवर साहब काशीराम की बनाई हुई पार्टी से, बसपा कह रहा हूं। तो अब जब आप एजिटेशन ही मतलब छोटा रखेंगे तो फिर मामला तो छोटा बनेगा। ठीक उसी तरीके से मैं इसको ऐसे और समझ के दिखाता हूँ। जैसे 25 से 30 साल की कुछ महिलाएं, 8-10 महिलाएं एक जगह बैठी हैं, तो उनके बातों के केंद्र में कहीं भी देश की जीडीपी नहीं है। और अगर 55 से 60 साल की कुछ महिलाएं, 8-10 महिलाएं बैठी हैं, तो उनके बातों के केंद्र में देश की बेरोजगारी, उनकी बातों के केंद्र में बहुओं की समस्या होगी, और जो 25 से 30 की जो महिलाएं हैं उनकी बातों के केंद्र में देश की जीडीपी नहीं होगी, सासों की समस्या है। सास उत्तर प्रदेश की है या फिर मध्य प्रदेश की,
बहू के प्रति जो उसका एजिटेशन होगा वो एक ही होगा। बहू मध्य प्रदेश की है या बिहार की, सास के प्रति जो समझ होगी वो एक ही होगी। और उसका कारण सीधा सा मान लीजिए, उनका कारण जो पुरुष होता है, जो लड़का होता है, वो सत्ता है, संसाधन है। माँ को ये लगता है कि अब ये संसाधन जो है वो जो नई आने वाली है उसके पास जा रहा है, और बहू को ये लगता है कि ये संसाधन कहीं ऐसा तो नहीं है वहीं पड़ा रहे, अब मेरे पास में कब आएगा। तो टोटल जो एजिटेशन है वो सिर्फ इस संसाधन पे कब्जा करने का है, ठीक है। और आप ये देखिए, उन्होंने कोई संगठन तो नहीं बनाया, सास ने बहुओं के खिलाफ कोई संगठन नहीं बनाया, बहू ने सास के खिलाफ कोई संगठन नहीं बनाया, लेकिन फिर भी संगठित हैं। और हमारे समाज में तमाम संगठन बने हुए हैं, लेकिन वो संगठित नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, कौन है इन दोनों में से बहू और सास, कौन है? नहीं, मेरा मतलब समझिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जब हम अपने उद्देश्यों के प्रति, हम अपने संसाधनों के प्रति एजिटेट हो जाएंगे, तो हम कितने भी संगठनों के बाद में जब हम वोट देने की बात करेंगे, तो फिर एक जगह वोट करके हम अपनी सरकार भी स्थापित कर सकते हैं, हम अपनी सत्ता भी बना सकते हैं और अपने मूल्य, हक, हुकूक सबको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। जब महिलाओं की बात कर ही दी, मगर एक विडंबना है देश में कि महिलाओं को काफ़ी कमज़ोर समझा जाता है। कि आज भी अगर गाँव में देखा जाए तो हमारे मतलब भाइयों से या हमारे पिताओं से ज़्यादा काम करके दिखा देती है वो। तो अपने आप को कमज़ोर इतना क्यों मतलब समझती हैं वो? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बात कहूँगा, वो कमज़ोर समझती नहीं है। महिला कभी पैदा नहीं होती, महिला एक ठीक सी सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है। देखिए, मैं तो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और बुद्ध का अनुयायी हूँ, तो मेरी तो दोनों चीज़ों से अगर जो दृष्टि है वो सम्यक है। भाई, मेरी नज़र में महिला नहीं है, मेरी नज़र में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स का अंतर है, बाद बाकी और कोई विशेष अंतर नहीं है, जिससे कि उसकी शारीरिक संरचना अलग होती है। और सम्यक दृष्टि ये कहती है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति जीव है, जैसा बुद्ध कहते हैं। तो मेरी नज़र में कोई खास विशेष अंतर नहीं, लेकिन जो बेसिक आप जो मैं बात बता रहा हूँ, महिला कभी पैदा नहीं होती, वो एक ठीक सी सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है। उसको ऐसे समझते हैं कि जब एक कोई बच्ची पैदा हुई, बगल में लेटी हुई है, उसकी माँ भी लेटी हुई है, और तमाम चाची, ताई, नानी, बुआ, फूफा आके, अरे फिर से छोरी पैदा हुई, ऐसा कह के उस माँ के कलेजे पे ऐसे खंजर सा लगता है। और तब वो ये समझती है कि मैंने क्या जाना है। और उसके बाद में जब वो बच्ची खुदक खुदक करके खेलना चाहती है, तो उसे बताया जाता है कि अरे इधर उधर मत खेल, आटा लगा ले, बर्तन सीख, मांज ले, ये सब काम करना सिखाया जाता है। और लड़का अगर होता है उसके पैरेलल वो खेलने जाता है। तो वो समझती है कि इसमें कुछ अलग है और मुझमें कुछ अलग है। मतलब बचपन से ये उसके अंदर जो है, ये ट्रेनिंग बता रहा हूँ, पूरी समझिए। फिर जब वो बच्ची बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद में वो हंसना चाहती है, तो हंसने के बाद में अरे दांत निकाल के बाहर मत हंस, ये सब तमाम चीजें उसे सिखाई पढ़ाई जाती है। शादी में समस्या आएगी, ये सब चीजें। और जब वो बच्ची बड़ी होकर के 16-17 साल की होती है, तो वो किसी ऑटो में, बस में बैठ के जा रही है, उसे नहीं पता कि समाज क्या है। वो किसी ऑटो के में बैठी है और उसके पास कोई वाहियात चरित्र का कोई व्यक्ति बैठा है, उसके जिस्म के उन तमाम अंगों को छूने की कोशिश करता है जिस पर वो किसी की नजर नहीं पड़ने देती। और तब वो पता चलता है कि वो एक मतलब उसे दुपट्टा कहाँ रखना है, उसे कैसे रहना है, ये उसको समझ में आता है। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ संतोष जी, वो छुअन अगर पुरुष को भी होगी तो उसकी भी रूह में सरहन पैदा हो जाएगी। सोचिए, उस बच्ची पे, बिल्कुल अबोध बच्ची है, अभी अभी वो इस समाज में आई है, तो उस पे क्या मतलब बीतती होगी। तब फिर वो अपने दुपट्टे को ठीक से रखना होता है। और अब असली खेल, जब लड़के की शादी होगी तो उससे पूछा जाएगा कि भाई लड़का सामाजिक है कि नहीं है, और लड़की की शादी होगी तो उससे क्या पूछा जाएगा, लड़की घरेलू है क्या। तो इस घरेलू में पता है क्या है, घरेलू में ही सारा खेल है कि वो उसे ठीक सा गुलाम बना दिया है कि नहीं बना दिया है, जिसको उसने कभी देखा नहीं है। और ये देखिए, उसे आटा लगाना सिखाया, उसे झाड़ू लगाना सिखाया, उसे बर्तन लगाना सिखाया, ट्रेनिंग पूरी उसे नौकरानी की दी है। और विदा करते वक्त ये मतलब समाज के लोग कहेंगे कि बेटी रानी बन के रहेगी, ट्रेनिंग पूरी नौकरानी की। और रानी बनने के सपने, मैं इससे कहूंगा कि अगर आप ऐसा सपना देखते हैं हमारी बेटी को रानी बनते हो, तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहूंगा कि अपनी बेटी को विदा करें, तो विदा करते वक्त कम से कम उससे डिग्री या डिप्लोमा के साथ विदा करें। क्योंकि अगर डिग्री या डिप्लोमा के साथ विदा होगी तो निश्चित तौर पर वो रानी बन के रहेगी। क्योंकि जब उसके हस्बैंड की नौकरी जाती रहेगी
जब उसके हस्बैंड की फाइनेंशियल स्थिति कमजोर होती रहेगी तो उसके हाथ पे हाथ रख के कहेगी कि सुनिए जी, आप परेशान मत होइए, मेरे पास फलां डिग्री है, हम दोनों मिलकर पैसा कमाएंगे, मेरे पास फलां डिप्लोमा है, हम दोनों मिलकर पैसा कमाएंगे, और तब वो रानी बनेगी। झांसी की रानी इस वजह से झांसी की रानी थी कि उसने तलवारबाजी सीखी। तो ट्रेनिंग जब नौकरानी की हम बच्चियों को दे रहे हैं और उम्मीद ये कर रहे हैं कि रानी बनेगी, तो एक जो पूरा प्रोसेस लगता है बेटी बनने में, और मेरी तो तमाम युवाओं से भी एक अपील है कि अगर आप वाकई में बेटियों की हालत सुधारना चाहते हैं तो जिस वक्त बच्ची पैदा होती है तो उन माता पिताओं के जहन से खौफ वो निकाल दो कि इसकी बेटी को हमें दहेज का खर्चा देना पड़ेगा। आप पढ़ो लिखो, अपने माता पिता से एक बात जरूर कहो कि पापा, आपने हमें पढ़ाया लिखाया है, किसी काबिल बनाया है, अब आप हमारी शादी करना, सौदा मत करना। बस इतना सा काम अगर युवा कह दें अपने स्टैंड पे आकर के, तो कम से कम बच्चियों की स्थिति बेहतर हो जाएगी और बच्चियां पैदा होने पर भी खूब खुशियां मिलेंगी। चलिए, काफ़ी सार्थक विचारों के साथ में डॉक्टर हेमंत पुष्कर जी हमारे साथ में थे, मगर एक सब्जेक्ट में डॉक्टर नहीं है। मैंने मिला करके कई सब्जेक्ट इसमें ले लिए हैं। डॉक्टर साहब को भली बात पता है कि मैं पहले मतलब वैसे जो प्रोफेशनल है इनका डॉक्टरेट का, उसका भी इकोनॉमिकल, सोशल, मतलब सारी चीज़ें जो है ना उसमें मिक्सअप करके, मतलब आप तो एक सब्जेक्ट के डॉक्टर नहीं रहे, आप तो तमाम एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ी बात यही है कि मैंने कहा ना कि जो डॉक्टरी का काम है वो तो तमाम लोग करेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैंने जैसा कहा कि मैं ऐसा मानता हूँ, स्वास्थ्य रक्षा में मात्र विकार प्रश्न। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करो, फिर भी कोई विकारग्रस्त होता है तो विकार के प्रश्न करो। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि अगर आज का दौर सूचनाओं का दौर है, आज शक्तिशाली व्यक्ति वो है जिसके पास सूचनाओं का स्तर बढ़ा हुआ है, तो इस सूचना के दौर में सबसे ज्यादा ताकतवर वो व्यक्ति है जो कलम की ताकत। इस वजह से डॉक्टर अंबेडकर स्वीकार्य हैं, इस वजह से डॉक्टर अंबेडकर सबसे शक्तिशाली हैं, क्योंकि सूचनाओं के इस दौर में सबसे शानदार कलम किसी ने चलाई है तो डॉक्टर अंबेडकर ने चलाई है। इसी आशा और उम्मीद के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हेमंत पुष्कर जी, जो कि हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सेट पे आए और महत्वपूर्ण बातों को मतलब कि हमारे दर्शकों तक पहुँचाया। और जितनी हमारी महिला दर्शक होंगी वो अगर इस वीडियो को देख रही होंगी तो जो सर ने बताया है, प्लीज़ अगर आप अभी नहीं जगी तो शायद कभी नहीं जग पाएंगे। अगर अभी इन बातों को अमल नहीं किया तो शायद अब से आने वाला जो समय है वो काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, खासकर महिलाओं के लिए। तो मैं संतोष कुमार, आप दीजिए इजाज़त। आप देख रहे हैं आवाज़। धन्यवाद।